जिस दिन जनता बोलेगी कि अब हमको ये पेरिफेरल्स नहीं चाहिए, हमको ये मूर्ति और ये मकबरे और ये सब नहीं चाहिए, हमको आप ये कि हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री करो आप। पक्ष तो अमेरिका का भारी क्या, ईरान का कोई पक्ष ही नहीं है। देखिए होता क्या है कि सामान्य जनता या मान लीजिए पत्रकार भी, टीवी चैनल्स भी, वो युद्ध को दूसरी तरह देखते हैं, जबकि युद्ध असलियत में दूसरी तरह होता है। भारत की न्याय व्यवस्था तो न्याय व्यवस्था है ही नहीं, वो निर्णय व्यवस्था है। वो सिर्फ जजमेंट देते हैं, डिसीजन देते हैं, वो जस्टिस नहीं देते हैं। बहुत सही बात कही। तो आप ये समझिए कि ये चवन्नी मोर्चा एंटी भारतीय, एंटी सनातनी शासन प्रशासन सत्ता सैन्य व्यवस्था जब तक नहीं चेंज होगी तब तक हम ढाई मोर्चे को नहीं हरा पाएंगे। कि हमारा राष्ट्र जो है मजबूत हो, हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का हर नागरिक, सिर्फ महिलाओं बुजुर्ग बच्चों की मैं बात नहीं करता, मैं आप जैसे युवाओं की बात करता हूँ, हर नागरिक सुरक्षित हो सके। हमारी जनता की रणनीति अच्छी नहीं है, सरकार कंफ्यूज्ड है। सरकार अगर कुछ ऐसा काम करती है जो कि लंबे समय तक स्ट्रेटजिक सही होगा तो जनता उसका विरोध कर देती है। सरकार अगर गड़बड़ काम करती है तो जनता विरोध नहीं करती है। मूवी का क्राफ्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्राफ्ट है, बनाई बहुत अच्छी है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा मूवी है टोटल। तो असल जिंदगी में ऐसे नहीं होता है। जो विदेशी शक्तियां हैं ये नीचे से ऐसी चीजें जनरेट करती हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का शासन है, और इस बेस लाइन से हम शुरू करें। वास्तव में लोकतंत्र जनता का शासन है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के ही हाथ में सब कुछ हो। मोदी जी के हाथ में ये सब योजनाएं हैं, फलाना योजना, 300 योजनाएं जो उन्होंने दी मुसलमानों को, जो और योजनाएं दे रहे हैं, ये सब है लेकिन जहां पर जियोपॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स की बात आती है वहां पे मोदी जी के हाथ में नहीं। तो मोदी जी को दोष देने से कुछ नहीं है। और नीति भी सही है भारत की, वेल थॉट है, जिसमें कि सारे ज़हीन ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारे पॉलिटिशियंस जो भी अच्छे लेवल के हैं और जो सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, सबने सोच विचार करके जो निर्णय लिया है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। एक जीवन में कई किरदार करते हैं, लेकिन जो किरदार करते हैं वो शानदार करते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं भारत बस लाइव का विशेष कार्यक्रम पॉडकास्ट। यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं अलग अलग विषयों के बारे में। आज जिस खास मेहमान को हमने अपने यहाँ निमंत्रण दिया है, न्योता दिया है, उनकी पहचान बहुत ही विचित्र है और बहुत ही रोचक भी है। वो इंडियन एयरफोर्स में रहे, यानी कि भारतीय वायुसेना में भी रहे। साथ ही भारत की जो सुरक्षा है, इंटेलिजेंस है, उसकी भी उन्होंने गहरी समझ रखते हैं और उसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं। साथ ही सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी लगातार काम करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ भी रहते हैं। इसके साथ ही अलग अलग पहलुओं को लेकर वो लगातार चर्चा में भी रहते हैं और काम भी करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो या सुरक्षा का, हर क्षेत्र में उन्होंने नए नए मुकाम हासिल किए हैं। मैं बात कर रहा हूँ विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बस धन्यवाद, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। पुष्कल जी, जैसे कि मैंने शुरुआत की कि आप इंडियन एयरफोर्स में रहे, लेकिन उससे पहले आपने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया। उसके बाद आज वर्तमान में आप कई अलग अलग क्षेत्रों में लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो कैसे आपने शुरुआत की पत्रकार से लेकर आज जिस मुकाम पर आज हैं? जी, छोटी सी स्टोरी है। ये है कि टर्न एंड ट्विस्ट बहुत सारे हैं। बचपन से ही बड़ा ही आध्यात्मिक और पढ़ाई लिखाई वाला माहौल घर में था। तो बचपन से ही दर्शन शास्त्र, अध्यात्म, शास्त्रों के प्रति रुचि हो गई, और बचपन से ही एम बना लिया कि हमको कुछ ऐसा करना है जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके। तो मैंने एक्चुअली शुरुआत थिएटर से की, और बहुत ही कम उम्र में मैंने थिएटर ज्वाइन किया, इप्टा के साथ रहा। फिर थिएटर करते करते अपने थिएटर ग्रुप्स बनाए हम लोगों ने। उसके बाद लगा कि नहीं, थिएटर से अवेयरनेस जा रही है, लेकिन इसको और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो मैं पत्रकारिता में आया, प्रिंट मीडिया में थोड़ा समय सीखा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, दूरदर्शन, आकाशवाणी के लिए न्यूज़ एंकरिंग करना, प्रोग्राम्स करना। कई सारे प्रोग्राम्स बड़े पॉपुलर भी हुए।
और उसके बाद फिर मन में विचार आया कि अभी तो उम्र है, वहाँ पर पत्रकारिता में भी मुझे लगा मैं किसी को अप्रोच करूँगा किसी दूसरे की दुख दूर करने के लिए, तो लगा कि नहीं चलो खुद ही अधिकारी बन जाते हैं, लेट्स डू इट इन कीप इट इन आवर हैंड। ठीक है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, तैयारी कर ही रहे थे कि एक दोस्त ने एयरफोर्स का फॉर्म भर दिया और तैयारी कर रहे थे, तो रिटर्न सब निकल गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एसएसबी भी निकल गई, पहली अटेम्प्ट में ही एसएसबी निकल गई। बचपन से ही चूँकि अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को शायद ऐसे गढ़ पाया था मैं गुरुओं की कृपा से, तो वहाँ चले गए। वहाँ जाकर तो एक नया संसार खुल गया, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स आपको बहुत एक्सपोजर देती है। फौज की नौकरी स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की बहुत एक्सपोजर देती है। वहाँ पे भी मैंने एयरफोर्स के अंदर भी बहुत ही वेरीड रोल में काम किया। इंटेलिजेंस में रहा, एयर डिफेंस में रहा, और स्पेशल फोर्सेस में इंस्ट्रक्टर का भी काम किया। और उसके बाद जो IACCS सिस्टम वगैरह आप आज देखते हैं, जो ऑप सिंदूर में आपने जिसने सिस्टम ने विजय बनाई, इसकी मैं जेनेसिस से शुरू से इस पे लगा रहा, इसको पूरा ऑपरेशनलाइज करने में। तो डायरेक्टर इंटेलिजेंस भी बना, फिर धीरे धीरे यंगेस्ट कमांडिंग ऑफिसर्स में से एक मैं रहा। उसके बाद 21-22 साल जब हमने कर लिया नौकरी, तो फिर लगा कि नहीं, अब खुल के समाज में आने की आवश्यकता है, क्योंकि नौकरी करते रहते तो अभी नौकरी तो बहुत बाकी थी, और अब यही समय फौज में आता है 15-17 साल की नौकरी के बाद, जब आप एक टॉप पोजीशन में पहुंचते हो, जो आप रिलैक्स कर सकते हो, वरना तो संघर्ष ही रहता है। बिल्कुल। लेकिन रिलैक्स करके टेबल पे किसी कमांड में बैठ के ब्यूरोक्रेटिक जॉब करने, बाबूगिरी करने से वो संतोष नहीं था। हमें फील्ड में रहना था, फील्ड वाले आदमी थे। तो ये सोचा अब धर्म के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए खुल के फील्ड में उतरा जाए। तो वहाँ से VRS लिया, VRS लेकर के अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, एकम सनातन भारत दल। और वो पार्टी बहुत ही कम समय में उसको पूरे भारत में 28 राज्यों में विस्तार दिया। बहुत बड़े शक्ति के साथ वो पार्टी आगे बढ़ रही थी। लेकिन राजनीति में आप जानते हैं धन की बहुत आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ कुटिलता बहुत होती है। तब उतनी कुटिलता राजनीति वाली जो लोगों में थी वो हम पहचान नहीं पाए, और हमारी पार्टी का अंत में हमने हमने भाजपा में उसको विलय कराया। तो भाजपा में विलय हो गया। फिर हमने कहा अब राजनीति में कुछ दिन के लिए पॉज देते हैं। हालांकि अभी भी अप्रोच करते हैं राजनीति के लिए लोग, लेकिन फिर ये सोचा कि नहीं, कुछ दिन के लिए अब जो है सिर्फ राष्ट्र धर्म के प्रकल्प में लग करके तो शिक्षा के क्षेत्र में गए। भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद का DG के तौर पे हमने जो काम कर रहे हैं, वो भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार में, भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रचार प्रसार में एक सेल्फ डिफेंस साइंस नाम का एक नया सब्जेक्ट पूरा जनरेट किया पूरे विश्व में पहली बार, जो कि हमारे इस बोर्ड में लगा हुआ है, जिसके बारे में विस्तार से ही बताऊंगा आपको आगे। और कल की सेना की स्थापना की। कल की सेना जो आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से उसी के अनुसार बनी हुई है, उसी की तरह से बनी हुई है, क्योंकि पुलिस की नफरी कम है, पैरामिलिट्री की नफरी कम है, लोगों को खुद ही सुरक्षा करना आना चाहिए, उनके पास घर घर में योद्धा होने चाहिए। इस उद्देश्य से काम किया, और अभी भी चल रहा है समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा। वो सारे प्रकल्प एक साथ चल रहे हैं। अपनी कंपनीज भी खोली। मेरी एक कंपनी है जो हम DRDO के साथ एक बड़े स्पेस प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं। अच्छा। तो और उसमें हमने ब्रेक थ्रू किया है। पूरे वर्ल्ड में पहली बार अमेरिका से भी बेटर टेक्नोलॉजी हमने जनरेट की है हमारी कंपनी ने यहाँ पर, इंडिजिनस। तो ये सब काम है जो सेटिस्फैक्शन देते हैं, और लगता है कि राष्ट्र के लिए कुछ करो। आरोप भी लगते हैं, जैसा आपने भी शुरू में बोला कि रॉ के लिए काम करने के आरोप लग रहे हैं अभी भी। तो मैं तो खुले तौर पे बोलता हूँ कि हमने शपथ, मैं रिटायर हुआ हूँ, मेरी शपथ, मेरी रैंक रिटायर नहीं हुई है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए रॉ क्या, मैं मजदूरी भी कर सकता हूँ, नाली भी खोद सकता हूँ। तो मैं कुछ खुल के ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, भारत की रक्षा के लिए जहाँ जहाँ जो भी एजेंसीज प्रतिबद्ध हैं, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ उनके साथ। वो कहते हैं ना कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आप उसकी जीती जाती मिसाल है। पुष्कल जी, कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दौरान आप अपना पक्ष रख रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की, और ऑपरेशन सिंदूर जब पिछले साल हुआ तो एक तरीके से नए टाइप का आधुनिक भारत का एक नया जवाब था। टू बी प्रिसाइज, बहुत ही प्रिसाइज ऑपरेशन भी था, और हमने सिलेक्टिव टारगेट्स को अचीव भी किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से पड़ोसी देश पाकिस्तान में नैरेटिव गढ़ा गया, या अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमारे जहाज गिराए गए,
ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई, उसकी सफलता किस तरीके से आप देखते हो, प्लस जो उसके उसी के समानांतर, उसी के इर्द गिर्द जो प्रोपेगेंडा भी चलता है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऑप सिंदूर तो एक बहुत ही सफल ऑपरेशन था। हमारी पहली स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, तो मैंने जैसे कई इंटरव्यूज में बताया जी। वो तो मैं था ही। तो हमारी ऑप सिंदूर की जो डॉक्ट्रिन थी वो चेंज थी, और इस मिलिट्री डॉक्ट्रिन को चेंज करने का प्रयास हम लोग पिछले 15 साल से कर रहे थे। वो समय था 2006, 2005, 2006, 2007। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो विजय कोड आपको मिलेगा, जो एआई कोड था, जो 2006 में मैंने लिखा था, जब एआई के बारे में लोगों को पता नहीं था। हम लोग, हमारे जैसे कितने अधिकारी थे जो प्रयास कर रहे थे चिल्ला चिल्ला के समझाने का कि युद्ध की दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी, हमें भी अपनी डॉक्ट्रिन बदलनी चाहिए। और भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेनाओं ने देर से सुना, लेकिन सुना उस बात को, और हमने तैयारियां की उस विषय में। उसका परिणाम आज ये हुआ कि जब ऑप सिंदूर हुआ तो पूरी दुनिया चौंक गई कि कैसे भारत ये ऑपरेशंस कर पा रहा है। हम तो एकदम कन्वेंशनल इसको समझते थे। हम तो समझते थे इनकी फौजें वो अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली हैं कि रक्षक लटकाया और राइफल ली और चले गए। लेकिन हमने जो हाइब्रिड वॉरफेयर उनको दिखाई, हमने जो ड्रोन बेस्ड जो टैक्टिक्स दिखाई, जो हमने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी दिखाई, IACCS ने जो कैपेबिलिटी दिखाई, हमने जो प्रिपेयर्डनेस दिखाई, जो ISR है, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क का इंटीग्रेशन दिखाया, दुनिया उससे दंग रह गई। और ऑप सिंदूर बहुत हाईली सक्सेसफुल ऑपरेशन है। और ऑप सिंदूर में हमने जो अचीव किया है वो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स अचीव नहीं किए हैं, हमने अपनी फोर्सेस के मोराल को बढ़ा दिया है, हमने अपनी जनता के मोराल को बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है ऑप सिंदूर एक बड़ा माइलस्टोन था। और पहले दिन, जिस दिन ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, मैंने उसी दिन पब्लिकली टीवी चैनल्स में बताया था कि ऑप सिंदूर अब स्टॉप नहीं होगा, ये ऑप सिंदूर अभी भी चल रहा है। जो बाद में माननीय रक्षा मंत्री ने भी जिसको बोला, और बाद में CDS ने भी बोला, चीफ्स ने भी बोला, ऑप सिंदूर तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और सेना की लड़ाई है, वो चल रही है। तो वो चलती रहेगी। मिलिट्री डॉक्ट्रिन में जो चेंजेस हुए हैं, यस, उनमें और भी चेंजेस करने की जरूरत है। और स्पेशली इसीलिए कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन के चेंजेस जो हमने इतने साल जो मैंने वर्क किया, उसमें अपने पूरे बहुत सारे लोगों ने वर्क किया, उसमें से मैं भी एक था। तो हमने फिर 2 अपनी कंपनीज भी लगाई, डिफेंस सेक्टर में लगाई, और दोनों कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हैं। जो सर्ज ड्रोन्स हैं और जो बहुत सारी चीजें हैं, उसकी दिशा में मिलिट्री टैक्टिक्स को इक्विपमेंट से जोड़ने के लिए वो हमारा एक यूनिक, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं, यूनिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम, जो क्लासिफाइड है तो ज्यादा बता नहीं सकते, लेकिन हम इशू बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं और सस्ते सॉल्यूशंस जा रहे हैं। मैं बस इतना इंडिकेशन दे सकता हूं कि जो स्पेस के क्षेत्र में जो हम DRDO के साथ मेरी कंपनी काम कर रही है, हमने अमेरिका से उन्नत टेक्नोलॉजी, अमेरिका से कई गुने कम दामों में बनाई है यहाँ पर। यानी कि समझ लीजिए, जिस चीज के लिए अमेरिका 4000 करोड़ में जो बजट रखा था, वो हमने 300 करोड़ का बजट में वो चीज अचीव करने का हमने मादा दिखाया है। तो ये सब काम सिर्फ इसलिए है कि हमारा राष्ट्र जो है मजबूत हो, हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का हर नागरिक, सिर्फ महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों की मैं बात नहीं करता, मैं आप जैसे युवाओं की बात करता हूँ, हर नागरिक सुरक्षित हो सके, हम जितना कंट्रीब्यूट कर सके। तो मेरे सारे प्रयास अगर आप देखेंगे बहुत अलग अलग फील्ड में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेरी डॉक्टरेट क्वांटम वेपन्स में है मेरी डॉक्टरेट, तो चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे हर जगह से वो अपने राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए है। और उसी संप्रभुता की रक्षा की मैंने शपथ खाई थी, और वो शपथ जो है आज तक जीवित है, वो आजीवन जीवित रहेगी। बिल्कुल जी। सर, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, और उसके बाद भारत ने युद्ध भी लड़े पाकिस्तान के साथ, फिर कारगिल का युद्ध भी आया। जिस तरीके से, और अभी हमने देखा कि 10 साल पहले के करीब 10 साल होने को आ रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, और अभी ऑपरेशन सिंदूर। बीच में भी ऐसे अनगिनत ऑपरेशन हुए होंगे जिनका जिक्र भी नहीं हुआ होगा, लेकिन भारत की रक्षा के लिए वो सब हुए। जैसे जैसे समय कालखंड बदल रहा है, और स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने बोला था कि 2.5 वॉरफेयर एक फ्रंट है। आजकल हम लोग बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ये जिस तरीके से लगातार हालात बदल रहे हैं, लगातार समय बदल रहा है, उसके हिसाब से वॉरफेयर के जो टेक्निक्स है वो कैसे कैसे बदल रहे हैं, और अभी जो आपने नया कॉन्सेप्ट एक लेके आए हैं 2.75 का, वो सब क्या है, वो बताइए। जी देखिए, आपके इस प्रश्न में 3-4 प्रश्न, मैं एक एक करके उत्तर देता हूँ। सबसे पहले तो 2.5 वॉरफेयर जो जनरल साहब ने बोली थी, वो एक ट्रू फिनोमेना है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और जनरल साहब ने पहली बार खुल करके इस बात को पटल पे रखा जी। लेकिन वो यूनिफॉर्म में थे, शायद एक बात वो भी, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन थी बोलने की,
एक्चुअली 2.5 वॉर जो उन्होंने बोली उसमें एक पक्ष पाकिस्तान, एक पक्ष चीन, और 0.5 का जो फैक्टर था, जो आधा जो मोर्चा था, वो आधा मोर्चा था जो भारत के अंदर बैठे हुए जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, जो लोग भारत विरोधी हैं, जो संगठन भारत विरोधी हैं, उनकी बात की थी। तो 2.5 मोर्चे की लड़ाई कही। एक्चुअली ये लड़ाई 2.25 मोर्चे की है। 2.5 मोर्चे के ऊपर एक चवन्नी मोर्चा और है, छोटा सा, वो छोटा ही है लेकिन वो चवन्नी मोर्चा और है। और हम जो लड़ाइयां हारते हैं आज, जो हम सोचते हैं कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम जो है वो उन्हीं का रहता है, और क्यों एंटी भारतीय हैं लोग, क्यों सिस्टम एंटी भारतीय है, क्यों पुलिस हमको लाठी मारती है, क्यों हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, क्यों मीडिया प्रेस को दबाया जाता है, उसका सबसे बड़ा रीजन वो चवन्नी फैक्टर है। जो चवन्नी फैक्टर है, एंटी भारतीय, एंटी सनातनी कह लें उसको, एंटी भारतीय कह लें, शासन, सत्ता व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। क्योंकि हम ये जो व्यवस्थाओं को लेके चल रहे हैं, जो हमारे प्रशासन करने का तरीका है, जो हमारे सैन्य प्रशासन का तरीका है, जो पावर एक्सर्ट करने का तरीका है, जो हमारे न्याय का तरीका है, वो तरीका वही है जो मुगलों ने स्टार्ट किया और ब्रिटिश ने स्टार्ट किया, उसी को हमने अडॉप्ट कर लिया। मुगलों और ब्रिटिश ने वो भारतवासियों का भला करने के लिए नहीं किया था, भारतवासियों को सप्रेस करने के लिए किया था। पुलिस को एक लाठी लेकर के मारने वाली फोर्स बनाई गई, बच्चों के माओ के मन में डाला गया, वो बच्चों को बोलती है कि सो जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगी। ठीक है, तो वो चीज डाली गई थी ब्रिटिश और मुगल शासनकाल से, ब्रिटिश शासनकाल से, कि भय रहे। पुलिस भय का पर्याय बन गई, पुलिस एक भय का पर्याय बन गई। और सिमिलरली जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें आप देखेंगे तो सेना को भी लोग भय का पर्याय बताते हैं। लोग कहते हैं इनकी वजह से लड़ाई होती है। या अभी जब चुनाव भी हम देख रहे हैं तो उसमें भी सेंट्रल फोर्सेस को कहते हैं कि वे वर्दी वाले आ गए। तो एक भय का माहौल, जबकि वो सुरक्षा के एक भय का माहौल बनाती हैं। और कई लोग ये आरोप लगाते हैं सेना पे कि लड़ाई इनकी वजह से होती है। जैसे हम देखते हैं कि क्रिकेट मैच होता है अगर, तो लोग जो है यहाँ पर पाकिस्तान अगर जीतती है, कुछ लोग पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाते हैं, तो उनसे बाहर में अंदर दंगे हो जाते हैं। वैसे ही बॉर्डर जो एरियाज हैं उसमें जब शेलिंग होती है, पाकिस्तान करता है, तो बॉर्डर के कुछ लोग ये सोचते हैं, ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि अगर सेना है तभी ये शेलिंग हो रही है, ये हट जाएंगे तो शेलिंग हट जाएगी। तो मतलब ये सिस्टम जो व्यवस्था बनाई गई थी, ये चूंकि हमको डराने के लिए बनाई गई थी, भारतीयों को, सामान्य नागरिकों को, इसलिए इनसे सब डरते हैं। यही न्याय की बात है, आदमी कचहरी जाना ही नहीं चाहता। क्योंकि उसको पता है न्याय व्यवस्था हमको रुला देगी, क्योंकि वो आपको न्याय देने के लिए है ही नहीं। भारत की न्याय व्यवस्था तो न्याय व्यवस्था है ही नहीं, वो निर्णय व्यवस्था है। वो सिर्फ जजमेंट देते हैं, डिसीजन देते हैं, वो जस्टिस नहीं देते हैं। बहुत सही बात कही। तो आप ये समझिए कि ये चवन्नी मोर्चा, एंटी भारतीय, एंटी सनातनी शासन प्रशासन सत्ता सैन्य व्यवस्था जब तक नहीं चेंज होगी तब तक हम 2.5 मोर्चे को नहीं हरा पाएंगे। तो हमारी पहली लड़ाई इस 2.25 मोर्चे की लड़ाई में हमको ये समझना है कि पहली लड़ाई हमारी इस चवन्नी मोर्चा से, और इसी को हराने के लिए सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण करना जरूरी है। और इसीलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद जैसी चीजों का निर्माण हुआ। इसीलिए हम शिक्षा को बदलेंगे। तो मैकाले के जो हमको गुलाम बनाने के लिए जो पद्धति बनाई गई थी उसको बदलेंगे। हम अपने शासन प्रशासन सत्ता व्यवस्था को भारतीयों के हितों में करेंगे, जनता के हितों में करेंगे। जब हम सोचेंगे अल्टीमेट एम ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, ऑफ ए मिलिट्री ऑफिसर इज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स, तब हम सोचेंगे। अभी उसका एम प्रोटेक्ट इंडिविजुअल नहीं करना, उसको कानून को प्रोटेक्ट करना है। जो कानून बन गया, अगर कानून बन गया कि SC/ST एक्ट में एक आदमी को आप तुरंत जेल भेजिए, तो भले ही वो जानता भी होगा अधिकारी कि इसका दोष नहीं है, लेकिन अगर FIR रजिस्टर हुई है तो उसको गिरफ्तार करना है। ठीक है, तो हमको इस चवन्नी मोर्चे से पहली लड़ाई लड़नी। जैसे ही हम चवन्नी मोर्चे से लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, तो हम हमारे पदों में, हमारी जो सत्ता में और हमारी पावर में ऐसे लोग बैठे होंगे जो भारतीय मेंटलिटी के होंगे, जो जनता के लिए प्रिय मेंटलिटी के होंगे, जो जनता को रिलीफ देने की मेंटलिटी के होंगे। और तभी हम इंटरनल एनिमीज को हरा पाएंगे। और एक बार हमने इंटरनल एनिमीज को हरा दिया तो चाइना पाकिस्तान को हराना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो 2.25 मोर्चे की लड़ाई है, 2.75 वॉरफेयर, ये उल्टी लड़ी जाती है। यानी सबसे छोटा जो चवन्नी मोर्चा है, सबसे पहले इसको हमको फतेह करना है, उसके बाद अंदर के शत्रुओं को और फिर बाहर के शत्रुओं को। जी, वो कहते हैं ना कि हमेशा से एक किले के जो दरवाजे हैं वो भीतर से खोले गए, हमेशा की तरफ आप राजा दाहिर का एग्जाम्पल देखिए। भारत में जो मुगल आए, ये कहां से आए? बौद्धों ने जब उनके साथ गद्दारी की, ब्राह्मण राजा दाहिर के साथ, तभी से आए। तो ये तो हमेशा से नियम है।
जिस तरीके से सर आप बता रहे थे लगातार, एक सवाल मेरे मन में आया। हमने देखा कि पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इवन बांग्लादेश में और अभी हाल में नेपाल में एक सेट पैटर्न आता है। हुकूमत के खिलाफ वहाँ की जो मौजूदा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। फिर अभी नेपाल में हमने, बांग्लादेश में, श्रीलंका में भी देखा कि जेंजी प्रोटेस्ट आए। अलग अलग वो उनके तस्वीर या शक्ल अलग होती है, ब्रांडिंग अलग से होती है, लेकिन जनता अचानक से उतरती है सड़क पर और अचानक से हुकूमत को चेंज कर देती है। इसमें बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स भी चलती हैं। क्या जिस तरीके से अभी ईरान में हमने देखा युद्ध चल रहा है, उसके अलग अलग सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन क्या इस तरीके की हुकूमत चेंज को लेकर इंडिया में भी कुछ होने वाला था? और ये जो 0.25 मोर्चे की आपने बात की, जो 2.75 में 0.25 मोर्चा है, ये क्या कोई रोल उसमें निभा सकता था? बिल्कुल। देखिए, इंडिया में होने वाला तो बहुत कुछ है। अगर मैं हमेशा, जब मैं इंटेलिजेंस में था, मैं अपने स्टाफ से, लोगों से यही कहता था कि ये मत सोचो कि अटेम्प्ट्स नहीं हो रहे हैं, ये मत सोचो कि हमारे जहाज़ों को, हमारे लोगों को कोई ब्लास्ट नहीं करने वाला है, ये मत सोचो कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हमारी एनिमी निकाल नहीं रहा है, या अगर हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो हर समय हो रही हैं। एनिमी हर समय अटेम्प्ट कर रहा है कि किस प्रकार हमारी गोपनीय जानकारियां लेकर के जाए, और हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो ऐसा काम कर रहा है वो हमारी फॉल्ट है। तो हमेशा इस दिशा में सोचो कि हो ही रहा है, वो चल रहा है कंटिन्यूअस, वो षड्यंत्र चल रहा है। और वो बात सत्य है आपके प्रश्न के संदर्भ में भी कि भारत के खिलाफ प्रयास चल रहे हैं, भारत, और बहुत से प्रयास सफल भी हैं। हम अगर इस मुकालते की, मैं अपने देश की जनता, नागरिकों से बातें कुछ छुपा सकता हूं जो गोपनीय है, यस, वो करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए मैं स्पष्ट बोलता हूं कि अगर भारतवासी इस मुगालते में है, इस भांग के नशे में है, इस धतूरे के नशे में है कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, तो जाग जाइए। हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। दुश्मन बहुत हद तक सफल है, दुश्मन बहुत हद तक सफल है भारत को विखंडित करने में। ऐसा नहीं है कि हमने विजय पा ली है, हम निरंतर संघर्ष में हैं। हम ग्राउंड में जो एक फाइटिंग होती है कि हम लेट के फाइटिंग कर रहे हैं, हम ग्राउंड में गिरे हुए हैं और हम लड़ रहे हैं, हम उस स्थिति में हैं। हम खड़े होकर भी नहीं लड़ रहे हैं, हम घोड़े और रथ पे भी नहीं है, हम जमीन में गिरे होकर लड़ रहे हैं। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है कि देयर इज ए कांस्टेंट वॉर गोइंग ऑन। द ओनली थिंग इज कि द मेथोलॉजी ऑफ वॉर इज चेंजिंग, इट्स ए हाइब्रिड वॉर। साइकोलॉजिकल वॉर जा रही है, आपकी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जा रही है, आपकी गवर्नमेंट की अच्छी जो स्कीम्स हैं उनको डिस्टेबलाइज किया जाता है, एक आंदोलन बनाए जाते हैं जिससे गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कि वो खराब नीतियां लेके आए। यूजीसी बिल क्या था? यूजीसी बिल एक ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज थी जो कोई भी सरकार नहीं लाएगी, लेकिन सरकार हमारी लाई। आप सोचिए, भारत सरकार लाई। क्या इतने महान हमारे नेता हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने टॉप थिंक टैंक्स हैं, क्या लोगों ने बोला नहीं कि ये मत लाओ? बोला, लेकिन मजबूर हो गए, लाना पड़ा, क्योंकि जो विदेशी शक्तियां हैं ये नीचे से ऐसी चीजें जनरेट करती हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का शासन है, और इस बेस लाइन से हम शुरू करें। वास्तव में लोकतंत्र जनता का शासन है, तो आप ये समझिए जैसी जनता होगी वैसी ही सरकार मिलेगी आपको। उन्हीं में से चुन के आते हैं लोगों की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। जैसी जनता है वैसी सरकार मिलेगी। अगर जनता आज चाह ले, अगर जनता बोल दे कि भाई हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए शिक्षा, हमको चाहिए कि एक दूसरे को काटे ना, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारे ना, या किसी हिंदू को लगता है मुसलमान मार रहा है तो ठीक है यही बोले कि हमको मुसलमान ना मारे, बोले गाय को हमारी ना काटे, डिमांड अपनी करे इश्यूज पे। लेकिन अभी जनता क्या है, इश्यूज पे डिमांड नहीं करती, वो पार्टी के लिए लड़ती है। वो कहती है नहीं बीजेपी अच्छी, कोई कहता है समाजवादी अच्छी, कोई कहता है कांग्रेस अच्छी, और वो आपस में लड़ते हैं। तो वो अपनी पावर को उस पार्टी को सौंप देते हैं, और वो पार्टी उसको कैसे निर्णय ले रही है वो उस पार्टी का इंटरनल मैटर है। तो मुझे लगता है कि जनता जब अपने मुद्दों की बात करेगी तब सरकार इस फॉरेन प्रोपेगेंडा से बच पाएगी, क्योंकि फॉरेन प्रोपेगेंडा, फॉरेन इंजीनियर्ड जो इस तरीके की डिमांड्स होती हैं, ये होती इसलिए कि सरकार मजबूर होकर ऐसा काम करे जिससे रोष फैले। तो ये सब प्रयास चल रहे हैं भारत में, युद्ध चल रहा है। अब दूसरी बात है कि हम उस युद्ध को कितना, हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उस युद्ध को हम जीत सकते हैं, तो उसके लिए समेकित प्रयास चाहिए। और सबसे बड़ी बात है उस युद्ध को समझना पड़ेगा कि क्या है वो वॉर। ईरान जैसा अपना हाल जो आपने पूछा हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल मिलिट्रीली अमेरिका बहुत ट्राई कर रहा है। एक चीज तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि एक समय आया था ईरान इजराइल अमेरिका वॉर में
कि भारत सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हुआ था कि आप इंटरवीन करो, और बहुत ज्यादा उनको, भारत सरकार को बहुत प्रेशर में डाला गया था कि इंडियन नेवी की प्रेजेंस चाहिए हार्मूज में, आप भेजिए। और इतनी ज्यादा प्रेशर के बावजूद हमारे तीनों चीफ्स ने, हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने ये निर्णय लिया कि हम नहीं इसमें जाएंगे, और बहुत उचित निर्णय था। और इस आप कह लीजिए कन्विक्शन के चलते भारत युद्ध में नहीं कूदा, वरना वो अमेरिका चाहता था भारत कूद जाए, तो वो चाहता है। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान को उसने क्यों बनाया आर्बिट्रेटर। कभी सोचिए, पाकिस्तानी कोई हस्ती है आर्बिट्रेटर की? कोई हस्ती नहीं है। पाकिस्तान को इसलिए बनाया कि पाकिस्तान को हाईलाइट करके वो इंडिया को डिमीन कर सकता है। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर उसको बेस चाहिए, और तो कोई कंट्री उसको बेस देगी नहीं। श्रीलंका तक ने मना कर दिया, भारत तो देगा नहीं। पाकिस्तान के अंदर उसको बेस चाहिए, तो वो पाकिस्तान को पैम्पर करके, उसको हाईलाइट करके, उसको आगे करके, क्योंकि पाकिस्तान तो अब न्यूट्रलाइज्ड है, तो उसको आगे करके वो इंडिया के अगेंस्ट आना चाहता है। ये मत सोचिए वो चाइना के अगेंस्ट आएगा, ये इंडिया के अगेंस्ट है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर। लेकिन वो स्टेटमेंट से खुश होने की जरूरत नहीं है। वो सुपर पावर तभी है जब हम अच्छी रणनीति से काम करें, लेकिन हमारी रणनीति अच्छी नहीं है, हमारी जनता की रणनीति अच्छी नहीं है। सरकार कंफ्यूज्ड है। सरकार अगर कुछ ऐसा काम करती है जो कि लंबे समय तक स्ट्रेटजिक सही होगा, तो जनता उसका विरोध कर देती है। सरकार अगर गड़बड़ काम करती है तो जनता विरोध नहीं करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे जो मशीनरी है सरकार के गलत कामों को, जो फॉरेन मशीनरी, फॉरेन मीडिया इन्फ्लुएंस है, वो हाईलाइट ही नहीं होने देता। वो तो चाहता है कि सरकार गलती करे। तो इसको समझना है जनता को। प्लस सरकार का जो तंत्र है वो स्लो है। तंत्र तो वही चवन्नी तंत्र है, आपको पता है, चवन्नी तंत्र है ये। अभी एक बोट का हादसा हुआ, क्रूज का हादसा हुआ, जबलपुर वाला, जबलपुर का। क्या उसमें कोई सब्सटेंशियल अभी तक गिरफ्तारी हुई? किसी सब्सटेंशियल नहीं, बस क्या सस्पेंशन हुए? सस्पेंशन कुछ भी नहीं है। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन में आधी सैलरी मिलती है, आपको पता है इस बात? बिल्कुल बिल्कुल। सस्पेंशन में आधी सैलरी मिलती रहती है। अच्छा, सस्पेंशन कुछ नहीं है। आप कितनी भी बार सस्पेंड हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उससे बहुत बड़ी कोई बात हो। क्या हमारे भारत के 9-10, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कितने लोग मरे उसमें, मुझे नहीं पता कितने लोगों के प्राण गए, लेकिन क्या हमारे 9-10, 11-12 लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि सिर्फ 2 लोगों को आपने आधी सैलरी पे कर दिया, वो भी 2 महीने के लिए? बस उतनी है। आप सोचिए कि क्या जनता सोचे ना कि क्या उसके बच्चे की, उसकी बीवी की, उसकी माँ बाप, पति की जिंदगी की इतनी कीमत लगाई जाए कि किसी को बस 2 महीने के लिए आधी सैलरी पे कर दिया जाए। क्या इतने सस्ते हैं हम? लेकिन हम हैं इतने सस्ते। ये कड़ू बात है, जनता है इतनी सस्ती, क्योंकि जनता हमारी नहीं जानती कि उसे मांगना क्या है सरकार से, उसे किन इश्यूज पे उसे लड़ना है। जनता लड़ती है सिर्फ, किसी ने कोई बयान दे दिया, नूपुर शर्मा ने बयान दे दिया तो नूपुर शर्मा के खिलाफ ये हो गया। वो ये नहीं सोचती कि बयान से तुमको क्या मिला, सही, उस बयान से एक आम हिंदू को क्या मिला बताइए। ठीक है, कुछ नहीं मिला। उस बयान से एक आम हिंदू की जिंदगी में क्या बेहतरी आई? 6 हिंदू मर गए अलग से। तो जनता उस बयान को सपोर्ट कर रही। मैं भी उस बयान सपोर्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं, उसने गलत नहीं बोला। मैं तो खुद कितनी बार बोलता हूं भाई, जो कुरान में लिखा है वो उसने बोला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसको सपोर्ट करना या ना करना जनता का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जनता का मुद्दा होना चाहिए कि जो कुरान में लिखा है उसकी वजह से हमारी गर्दन में तलवार चल रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाए। आप समझिए अंतर। जनता, भारत की जनता क्या है ना, बहुत बड़ी, मैं उसको बीसी बात जनता बोलता हूं, थोड़ा शब्द थोड़ा स्लैंग है, लेकिन भारत की जनता सिर्फ बोल वचन पे विश्वास करती है। किसी ने कुछ बोल दिया, भाषण दे दिया, उस पर पूरा अपरोर हो गया, और उस भाषण के पीछे पीछे, आपको पता है, आपके दर्शकों को भी नहीं पता होगा, शायद आपको भी नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये बात न्यूज में आई नहीं है। भारत में, भारत की जो सेनाएं हैं उसके अधिकारियों की लगभग 50 to 60% अधिकारियों की पेंशन घुमा करके पीछे से, मतलब उल्टा कान पकड़ने के तरीके से पेंशन खत्म कर दी गई है। ओके। जो वैकेंसीज, ऑफिसर्स की वैकेंसीज थी, उसमें से एक बड़ा प्रतिशत अब रिजर्व कर दिया गया है कि ये सिर्फ शॉर्ट सर्विस आएंगे 8-10 साल के लिए। इसका मतलब उतने लोगों की पेंशन बच गई सरकार की, उतना पैसा बच गया।
तो अग्निवीर को भी आप ऐसे ही देखते हैं? अग्निवीर तो भारतीय सेना को खत्म कर देगा। मैं तो आई वॉज द अमंग द फर्स्ट फ्यू पीपल हु सेड कि इट इज अ प्लान टू डिस्ट्रॉय इंडियन फोर्सेस। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं समझ रही भारत की जनता। और भारत की सरकार को मैं दोष नहीं दूंगा। देखिए, हर चीज में सरकार को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार वही करेगी। आप बोलोगे साहब अंबेडकर जी की मूर्ति, अंबेडकर जी की मूर्ति, अंबेडकर जी की मूर्ति, तो लगवा रहे ना योगी जी 450 करोड़ की अंबेडकर जी की मूर्ति। गरीब आदमी खाना नहीं खा पा रहा है, गरीब के पास अंतिम संस्कार का पैसा नहीं है। आप लोग गांव गांव से अगर जुड़े होंगे आपको पता होगा, गरीब जब मरता है अंतिम संस्कार का पैसा इकट्ठा होता है? गरीब के पास, वही दलित के पास, वही बेचारा जो मार्जिनल है, मार्जिनल वर्ग में जो जी रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन दलित है गरीब, ब्राह्मण भी गरीब है, तो जो गरीब व्यक्ति है उसके पास अंतिम संस्कार का पैसा नहीं है। आप ये बताइए, बहुत कड़ू बात है, लेकिन दर्शक अगर आपके प्रबुद्ध हो, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया इसको सोचिए आप। आज एक भारत का हिंदू पैसे की वजह से अपने बच्चों को मार रहा है। मारना मतलब उनके प्राण ले रहा है, लिटरली मार रहा है। और ये हकीकत हर घर में है, आपके भी घर में है। और वो कैसे है? आज एक सामान्य हिंदू परिवार, अगर उसका एक बच्चा है, उसकी पत्नी कंसीव कर लेती है, दूसरा बच्चा गर्भवती हो जाती है, पेट में आता है, दोनों मियाँ बीवी क्या डिसाइड करते हैं? अरे पढ़ाएंगे कैसे, बहुत खर्चा है। नहीं, वो जाते हैं भ्रूण हत्या करवा के चले आते हैं अपने बच्चे की। अगर 2 बच्चे हैं, तीसरा आ गया, अरे कैसे जिएंगे, स्कूल की फीस कैसे देंगे, इलाज, अरे घर बनवाना है, EMI चल रही है, कैसे हम मैनेज करेंगे, मुझे भी नौकरी, महिला भी नौकरी कर रही बेचारी, पैसे उसको पूरे ही नहीं पड़ रहे। मेट्रो सिटीज में ये एक लग्जरी है कि हस्बैंड सिर्फ कमाता हो, हाउसवाइफ होना एक लग्जरी, आपको भी पता है। बिल्कुल मजबूरी है काम करना, नहीं तो घर नहीं चलेगा बॉम्बे दिल्ली में। तो वो अपने बच्चे को जाते हैं और जाके अपने बच्चे को भ्रूण हत्या करके मार के चले आते हैं। और वही एक चवन्नी आपको नहीं मिल रही, वही 450 करोड़ में अंबेडकर की मूर्तियां बन रही हैं। आप अपना बच्चा मार रहे हैं उसी पैसे के लिए, और वो सरकार 450 करोड़ की अंबेडकर मूर्तियां बनवा रही है। अब इसमें लोग दोष सरकार को देंगे, मैं बिल्कुल नहीं देता हूं दोष, सरकार का कोई दोष नहीं। जनता मांग रही है ना, जनता खुश हो रही है ना। जब जनता इस बात से खुश हो रही है कि नूपुर शर्मा कोई बयान दे तो सारे हिंदू उसको हिंदू इधर साम्राज्ञी बना दे, ठीक है। जब जनता इस बात से खुश हो रही है कि अगर अंबेडकर की मूर्ति लग जाए तो जो लगवाएगा हम उसको चुनाव जिता देंगे, तो सरकार तो वही करेगी, नेता तो वही करेगा, वो तो जनता की आवाज सुनता है। मैं इसके लिए सरकार को दोषी नहीं मानता, इसके लिए जनता दोषी है। जिस दिन जनता बोलेगी कि भाव हमको ये पेरिफेरल्स नहीं चाहिए, हमको ये मूर्ति और ये मकबरे और ये सब नहीं चाहिए, हमको आप ये है कि हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री करो, आप हमारे बुजुर्गों का 50 साल के ऊपर 55 साल के ऊपर इलाज एकदम फ्री करो। और फ्री का मतलब ये आयुष्मान जैसा धोखा नहीं, फ्री का मतलब कि वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाएं, मेदांता में जाएं, उनका इलाज फ्री हो, सरकार बेयर करे ना उसको, ठीक है। ये जिस दिन जनता मांगेगी सरकार दे देगी। सरकार का क्या जाता, देखिए मैं सरकार का अंग रहा हूं, मैं, मुझे पता है शासन प्रशासन का क्या जाता है। जिस चीज को जो कहते हैं जन लुभावन योजना है, तो जन लुभावन में दिल किसका लुभ रहा है, मन किसका प्रसन्न हो रहा है, जनता का प्रसन्न हो रहा है ना। अब जनता का मन पसंद हो रहा है अम्बेडकर की मूर्ति लगाने से, तो वो लगवाएगी सरकार। वो जनता का मन पसंद हो रहा है परशुराम की और राम की और जीसस की मूर्ति लगाने से, जनता का मन पसंद हो रहा है कि मजार मकबरे में, अभी मैं पढ़ रहा था कोई बेगम रजिया की कोई कनीज थी, मतलब नौकरानी थी, उसकी मजार पे कितना SI कितने करोड़ खर्च कर रहा है, ठीक है। जनता को का मन उससे लुभ रहा है तो सरकार कर रही। सरकार को दोष देना बंद कीजिए, ये दोष जनता का है। जनता का, जो वो मांगेगा वही मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी हमने बातें की, एक मैं विषय उठाना चाहूँगा जो कि इस समय बड़ा प्रासंगिक है। आप भी जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, लगातार हम उसमें देख रहे हैं कि अपडेट्स आ रही हैं। अभी सीज़फायर भी एक्सटेंड किया गया है, पाकिस्तान उसमें मध्यस्थता कह लीजिए, जैसा जयशंकर जी ने कहा कि दलाल की भूमिका निभा रहा है। इंडिया, आपने पहले शुरू में बोला कि इंडिया भी इन सब चीज़ों से दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि भाई इंडिया इसलिए दूर है क्योंकि भाई प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। इस पर एक तो आपका मैं टेक लेना चाहूँगा, प्लस इससे जुड़ा एक और सवाल है कि इस युद्ध को आप आगे कहाँ देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं तो कोई व्यक्तिगत बात तो है नहीं, डरना चाहिए भी, ठीक है। मैं मोदी जी का समर्थक नहीं हूं, मैं उनका आलोचक हूं,
कई चीज़ों में। लेकिन ईरान की जो नीति है, भारत जो नीति कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। और विदेश नीति के ऐसे बड़े मामलों में जहां सेनाएं इन्वॉल्व हों, वहां अकेले प्रधानमंत्री की नहीं चलती है। आप ये ना सोचिए कि कल को मोदी जी बोलेंगे देश की सेना को कि जाओ श्रीलंका पे अटैक कर दो, और सेना बोलेगी जी हुजूर चली जाएगी। हो सकता है सेना उन्हीं पे अटैक कर दे। ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप सिंदूर हो गया, या ईरान वॉर हो गई, या भारत पाकिस्तान की जो लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के ही हाथ में सब कुछ हो। मोदी जी के हाथ में ये सब योजनाएं हैं, फलाना योजना, 300 योजनाएं जो उन्होंने दी मुसलमानों को, जो और योजनाएं दे रहे हैं, ये सब है इस। लेकिन जहां पर जियोपॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स की बात आती है, वहां पे मोदी जी के हाथ में नहीं। तो मोदी जी को दोष देने से कुछ नहीं है। और नीति भी सही है भारत की, वेल थॉट है, जिसमें कि सारे ज़हीन ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारे पॉलिटिशियंस जो भी अच्छे लेवल के हैं और जो सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, सबने सोच विचार करके जो निर्णय लिया है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। दूसरी बात कि क्या ईरान की युद्ध का क्या परिणति होगी, तो मैंने शुरू से ही बताया था कि देखिए इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज, खामनेई को हटा करके एक ऐसी सत्ता को लाना जो प्रो अमेरिकन हो। ठीक है, उसका कारण ये था छोटा सा कि कितना भी प्रोपोगेंडा फैला दीजिए, लेकिन ईवी वगैरह जितनी बैटरी बेस्ड हैं, ये सारी मिलिट्री के लिए उतने काम की अभी नहीं है। अगले 40-50 सालों तक नहीं होंगी, जब तक हम टैक्टिकल न्यूक्लियर व्हीकल्स ना बना सकें, उसमें अभी टाइम लगेगा। तो जिस भी देश को रॉकेट फोर्स रखनी है, एयर फोर्स रखनी है, जिसको स्पेस फोर्स रखनी है, टैंक्स रखने हैं, उसको तेल चाहिए। तो इसीलिए वेनेजुएला पे कब्जा करने की बात हुई, अमेरिका ने किया। दूसरा ईरान पे, अब अमेरिका ये चाहता है ईरान पे प्रो अमेरिकन सरकार आए और वो उस पर प्रभुत्व कर सके। ये पूरा प्लान इजराइल ने बनाया, नेतन्याहू मोसाद इजराइल का प्लान था, जिसमें ट्रंप को इंक्लूड किया गया। फायदा ट्रंप का है। और खामनेई की सत्ता चेंज के बाद हिजबुल्ला जैसे, क्योंकि उनके पास कोई मिलिट्री लीडर तो है नहीं, वो सब जो कुरान और हदीस के हिसाब से लड़ते हैं। ठीक है, तो कुरान और हदीस के हिसाब से जैसे लड़ सकते हैं, वही मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था, और वही 6-7 पॉइंट्स जो मैंने बोले थे पहले दूसरे दिन, उसी हिसाब से वॉर गई। तो अंत में सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। हिजबुल्ला कूदा तो ये ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी था कि हिजबुल्ला को नष्ट करो, हिजबुल्ला के ठिकाने नष्ट किए, उनकी एयरफोर्स नष्ट की, ईरान की एयर डिफेंस नष्ट किया, उनकी मिलिट्री नष्ट की, उनके स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन नष्ट किए, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को पीछे भेज दिया आज से 40 साल 30 साल। और अंतिम जो रोटी मैंने कहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की होगी, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नियंत्रण करके यूएई को दे दिया जाए उसका कंट्रोल। और अल्टीमेट एम अमेरिका का ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे यूएई का नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए। यूएई का नियंत्रण होने के बाद समझिए अमेरिका का नियंत्रण है। ठीक है, और युद्ध के बीच भी बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे पॉडकास्ट, लंबा हो जाएगा इसलिए बता नहीं रहा। पूरा युद्ध जो जिस डायमेंशन में बैठा, जैसे हम लोग सब्जी लेते हैं ना, तो पसंगा एक होता है तराजू में कि थोड़ा इधर लगाता रहता है वो बराबर करने के लिए, कन्वेंशनल। वैसे ही पसंगे लगाए हुए थे अपने इजराइल ने, अमेरिका ने, और मोस्टली इजराइल ने ईरान के अंदर, कि वो गलत डिसीजन दिलवा रहे थे। अच्छा, वो हर डिसीजन वो दिलवा रहे थे ईरान से, जिससे अमेरिका का फायदा। अब ये देखिए, और यहाँ की मीडिया सब जगह की उल्टा, क्योंकि उनको स्ट्रेटजी तो पता नहीं, मिलिट्री को तो समझते नहीं। जिस दिन यहाँ की मीडिया चीख चीख के पुकार रही थी कि ईरान ने हाहाकार मचवा दिया और 8 देशों पे हमला कर दिया, सब जगह हाहाकार हो गई, ट्रंप का मायूस हो गए और एआई से लटका हुआ मुंह दिखा रहे थे ट्रंप का। ट्रंप उस दिन सबसे ज्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि जिन देशों पे, कतर पे, यूएई पे, सऊदी पे जिन पे हमले किए, तो ईरान ने जो मिसाइलें मारी वो तो उनकी सड़क में, एक आध बिल्डिंग में गिरी। ऐसा तो नहीं हुआ कोई बड़े शेख को मार दिया उन्होंने, या बड़े उनके किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को मार दिया, 2-4 गिरा दी। लेकिन उन 8 देशों का रक्षा बजट भारत से ज्यादा है। और जब अब उनपे, और वो सारे लेते हैं रसद अमेरिका से सिर्फ, और जब उनपे 2-2 गोले गिर गए तो अब उनका रक्षा बजट बढ़ के किससे लेंगे? वो अमेरिका से। बिजनेस किसका? इकोनॉमी चल रही है, बिजनेस किसका बढ़ा? अमेरिका का। तो वो जिस दिन सब चिल्ला रहे थे कि उसने कर दिया, ट्रंप तो खुश था, वो उसने, मुझे लगता है करवाया उसने, कि वहां को मशीनरी को इन्फ्लुएंस करके कि नहीं अब दागो, गलत राय दी गई है। बार बार ईरान इस ट्रैप में फंसता रहा। और आज ईरान की जो दुर्दशा है कि
शब्द खराब है, लेकिन नष्ट हो चुका है। वो इतनी बड़ी संस्कृति और खामनेई जैसा बहादुर व्यक्ति, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका प्रशंसक हूँ। हालांकि काफिरों के प्रति उसकी नफरत की वजह से मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व में अपने मजहब के लिए जो कर रहा था, वो व्यक्ति अपने मजहब के लिए दृढ़ था, वो लड़ रहा था, बहादुर था। लेकिन आधुनिक लड़ाइयाँ सिर्फ बहादुरी से नहीं जीती जाती, वो रणनीति से जीती जाती। तो मुझे लगता है कि ये ईरान, अब वॉर तो खत्म है, अब तो बात सिर्फ ये हो रही है कि जो सरकार बनेगी वो उसको लीड कौन करेगा। अरागची जैसा व्यक्ति जो अमेरिकन एजेंट है, आप ये सोचिए, अमेरिका ने टॉप 120 लोगों को मार दिया। यानी कि IRGC का कोई कमांडर डिक्लेयर होता तो 2 घंटे के अंदर ईरान मार देता, उसको इजराइल मार देता था, अमेरिका मार देता था। लेकिन अरागची को एक डंडा तक नहीं लगा अभी तक। तो आपका मानना है कि वो अमेरिकन एजेंट है? बिल्कुल है ही, मानना क्या है, वो है, मैं तो बता रहा हूँ। आप उसकी हिस्ट्री देखिए, अब ज्यादा लंबा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग रिसर्च कर लीजिए उसकी हिस्ट्री। वो कब से, वो ब्रिटेन से पढ़ा हुआ है, और वो कब से इन्वॉल्व है अमेरिका के साथ टॉक्स में। तो वो है, और ऐसे लोग हैं। तो ईरान अब बस इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब ऐसा डिक्लेयर हो कि ईरान में जो सरकार आ गई है वो नई सरकार कौन सी है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का हो सकता है डायरेक्टली नियंत्रण अभी यूएई को ना दे पाए अमेरिका, लेकिन अब उस पर चलेगी अमेरिका की, क्योंकि ईरान की अब जो भी सरकार बनेगी वो बनेगी अमेरिका की ही शरण में। तो युद्ध परिणत को जा चुका है। अच्छा, इससे जुड़े हुए मैं 2 छोटे छोटे सवाल और पूछना चाहूंगा, फिर हम अलग विषय पे चलेंगे जी। आपने बताया ईरान और अमेरिका को, बड़े विस्तार से बताया इस पूरे युद्ध को, लेकिन एक नैरेटिव या कह लीजिए लोगों के बीच एक सवाल, एक राय घूम रही है कि भाई ईरान ने बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया और अमेरिका और इजराइल ने घुटने टेक दिए। इस चीज को आप कितना सही मानते हैं, और इस युद्ध में आखिर जीत किसकी आप देख रहे हैं? देखिए, किसका पक्ष भारी दिख रहा है आपको? नहीं, पक्ष तो अमेरिका का भारी क्या, ईरान का कोई पक्ष ही नहीं है। देखिए, होता क्या है कि सामान्य जनता या मान लीजिए पत्रकार भी, टीवी चैनल्स भी, वो युद्ध को दूसरी तरह देखते हैं, जबकि युद्ध असलियत में दूसरी तरह होता है। आप आज एक जर्नलिस्ट हैं, आप इस पॉडकास्ट को एक दूसरी तरह देखते हैं। जब आप इस पॉडकास्ट को याद करेंगे तो आपको लाइट्स नजर आएंगी, ये कैमरे नजर आएंगे, ये माइक्स नजर आएंगे, और भी चीजें नजर आएंगी। लेकिन जिसने सिर्फ ये युद्ध, जिसने पॉडकास्ट सिर्फ टीवी स्क्रीन में देखा है, उसे बस जितना फ्रेम है, ये सोफा या मैं, आप, माइक, बस उतना फ्रेम ही दिखाई पड़ेगा। तो जनता या मीडिया जैसे देखती है वो अपने फ्रेम से देखती है, लेकिन युद्ध वैसा होता नहीं है। ठीक है, अगर मैं सामान्यता बोलूं कि भाई सड़क में लड़ाई हो रही थी, एक ने, एक्स ने वाई को जो है 5 जड़े और वाई ने एक्स को 1 ही जड़ा, तो आप तो सोचेंगे भाई जिसने 5 जड़े वो जीता। लेकिन जिसने 5 जड़े उसने उसकी पीठ में मारा, पैर में मारा, और जिसने 1 जड़ा उसने दोनों आंखें फोड़ दी अगले की। तो किसका ज्यादा नुकसान हुआ? किसका ज्यादा नुकसान हुआ? तो ये सामरिकी समझने की बात है। देखिए, सीधी सी बात, जो अमेरिका है, इजराइल है, वो प्रोफेशनल तरीके से लड़ी। उन्होंने एक फेज्ड मैनर में इसको तैयार किया, युद्ध को फेज्ड मैनर में उन्होंने पूरे टारगेट्स मारे। पहले एयर डिफेंस सुप्रीमेसी अचीव की। पूरे युद्ध में ईरानियन एयरफोर्स एक शॉट ही नहीं भर पाई, क्योंकि उन्होंने जमीन पर ही न्यूट्रलाइज कर दिया उसको। तो इसको कहते हैं एक्सटेंसिव डिफेंस इन डेप्थ, कि एनिमी को आप जमीन में ही मार दो। तो ये सब मॉडर्न वॉरफेयर के प्रोफेशनल तरीके हैं, उससे लड़े। और ईरान कैसे लड़ा कि या खुदा जिब्रील हमारे साथ है, हम उनको नाक को चने चबवा देंगे, या अल्लाह हम एक से 1.25 लाख से 1 लड़ेंगे। वो उस तरह से लड़ रहा था, प्रैक्टिकल नहीं थे। तो मरते गए, क्योंकि उनको डॉक्ट्रिन नहीं पता थी, उनको मॉडर्न वॉरफेयर के न्यूएंसेस नहीं पता है। ईरान से रशिया पिछले 4 सालों से कह रहा था कि आप S-400 ले लो, आप नए एयरक्राफ्ट ले लो, लेकिन ईरान जो है MiG-29 पे रिलाई का, उसको वो उसके हिसाब से लड़ाई जो है इक्विपमेंट से नहीं लड़ी जाती, वेपन से नहीं लड़ी जाती। उसके हिसाब से लड़ाई में अल्लाह ताला जिब्रील को भेजते हैं जो लड़ता है, तो जिब्रील कभी नहीं आएगा लड़ने। अच्छा, आसिम मुनीर का भी मेरे को एक बयान याद आता है इससे जुड़ा हुआ, कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा था कि जब हम अपना चलाए थे बुनियान उल मखसूस करके, तो उसमें फरिश्ते आए थे, बता रहा हूं, खुद तबाह हो गए। तो वो फरिश्ते तो हम ही हैं जिनसे वो लड़ रहे हैं। एक्चुअली वो हम ही फरिश्ते हैं जिनसे वो लड़ते हैं, तो कोई फरिश्ते नहीं आते। और इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से जो उनके टारगेटिंग थी, जो ईरान ने जो टारगेटिंग की, ना तो इजराइल का कोई वाइटल टारगेट निपटा पाए, ना अमेरिका का कुछ निपटा पाए, ना अमेरिकन के एलाई कंट्रीज का निपटा पाए,
ना वो फेज मैनर पे चले। दूसरी बात है, मिलिट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हर आपके यहाँ भी होती है। अगर आपने स्टाफ को एक पॉडकास्ट के लिए बुलाया है, आप बोलेंगे भाई 4:30 पे सब इकट्ठे हो जाएंगे, कोई व्यक्ति 4:30 पे नहीं आ रहा, मान लीजिए आपका कैमरा पर्सन नहीं आ रहा है, वो 6:30 बजे आ रहा है, तो आप कर पाएंगे पॉडकास्ट? कभी नहीं कर पाएंगे। तो जो मिलिट्री डिसिप्लिन होता है वो ईरान जैसी जगहों में जहां पर वो प्रॉक्सी वॉर करते हैं, हिजबुल्लाह अलग अपना कमांडर अपने आप को समझता है, IRGC अलग अपने आप को कमांडर समझता है, ईरानियन फोर्स अलग उनके कमांडर हैं, वहां पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होती, जो कि सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ वॉर है। प्रिंसिपल ऑफ वॉर पहला ही है यूनिटी ऑफ कमांड। अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी आप लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। वहां पे क्या है, टारगेट डिसाइड हुए, अब अगले ने बोला कि इंशाल्लाह हम इसको नहीं मारेंगे, हम इंशाल्लाह उसको मारेंगे, फतेह हमारी होगी, तो वो इंशाल्लाह बोल के पूरी डॉक्ट्रिन चेंज कर देते हैं। तो वो इंशाल्लाह से नहीं चेंज होती है। इसीलिए ईरान का सामान्य जनता को जो भी प्रोपेगेंडा दिया गया, और मुझे तो लगता है, मुझे बहुत शक है इस बात का कि CIA ने, और मोसाद तो खैर छोटी चीज़ है, पैसा CIA के पास ज़्यादा है, मुझे लगता है CIA ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया में बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी पंप किया ये प्रोजेक्ट करने के लिए कि अमेरिका हार रहा है। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट होगा कि ईरान जीत रहा है, तभी ईरान वॉर के अंदर बना रहेगा। आप समझिए कि अगर बॉक्सिंग रिंग में मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर के सामने एक बच्चा कोई उतार दे और बच्चे को एक मुक्का लगे, बच्चा बोले मैं हार गया भाई, मैं जा रहा हूं अब नहीं, तो बच्चे को डैमेज नहीं होगा ना। बच्चे को डैमेज तब होगा जब वो बना रहेगा, जब उस भीड़ उसको बोलती रह रहे तुम ही जीतोगे, लड़ते रहो, अंत में वो पल्प होके लौटेगा, है ना। तो यही स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई। मुझे पूरा शक है, मुझे कंफर्म नहीं, इसलिए कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे मैं समझता हूं इस बात को कि मीडिया को पैसा खिला करके ईरान को लड़ते रहने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि लड़ते रहने के लिए प्रेरित करने के बाद ही हमारे जो इजराइल और अमेरिका के जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स 1 2 3 4 5 पूरे होंगे। वो लड़ाई से हट जाएगा तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे होंगे। बिल्कुल जी। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने देखा कि भाई भारत के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों ने बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया, इवन इस हद तक भी लोग गए कि उन्होंने भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री को भी गालियां दी, भारत की सरकार को, विदेश नीति को भी गालियां दी, और कश्मीर से लेकर अलग अलग हिस्सों में भारत के हैदराबाद तक अगर हम देखें तो उन्होंने तख्तियां, झंडियां उठाई या हुसैन और जो खामेनेई के समर्थन में। अगर आप इन लोगों से कहेंगे कि आप भारत माता की जय कहें तो उनको आपत्ति हो जाएगी, तो इस पूरे सोच को आप क्या कहेंगे कि भाई आपकी सोच बीइंग अ मुस्लिम ईरान के प्रति ज्यादा वफादारी वाली है, लेकिन भारत माता की जय आप नहीं बोलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनकी ईरान के प्रति वफादारी नहीं है। देखिए, इसको समग्रता से समझने की जरूरत है। इस्लाम एक बहुत बड़ा कबीला आप कह लीजिए, वो कोई उसको धर्म मत समझिए, धर्म नहीं है वो एक कबीला है, और मोहम्मद ने लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाके बनाए थे, तो उनकी निष्ठा सिर्फ इस्लाम में है। ईरान से उनको कोई मतलब नहीं है। ईरान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इंडिया हो, वो सेकेंडरी है। इस्लाम, कुरान, मोहम्मद की बातें, कुरान की जो सीख है, वो सबसे ऊपर है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और कि जैसे हम लोग देखते हैं कि लव जिहाद टर्म कॉइन हुआ है, लैंड जिहाद है, अलग अलग प्रकार के जो हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि भाई छल कपट के द्वारा अपनी पहचान छिपा के दूसरे धर्म की लड़कियों को अपना करना, तो क्या ये वो मुसलमान है जो समझ चुके हैं आपके हिसाब से? क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि समझ चुके हैं ये। देखिए, लव जिहाद आज का टर्म भले ही हमने बोल दिया हो, लेकिन कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर जो है, मोहम्मद की जो जीवन था, उस जीवन के अंदर उन्होंने इस चीज को एक बाउंटी की तरह रखा कि तुम जब अटैक करोगे, भाई मैं ये पर्सनली मानता हूं, मैं कोई प्रशंसक नहीं उसको, लोग अभी मुझे तो हर तरफ से गाली पड़ती है, अभी मुसलमान भी गाली देंगे, हिंदू भी गाली देंगे, लेकिन मैं सच बोलूंगा, मैं हजरत मोहम्मद को एक बहुत ही सफल मिलिट्री लीडर मानता हूं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मतलब पूरी दुनिया का आज तक का सबसे सफल मिलिट्री लीडर तुम बताओ, तो शायद मैं कृष्ण के को सबसे सफल मिलिट्री लीडर बताऊं, और उसके बाद 2-3 पायदान के बाद मोहम्मद का नाम आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह के नियम बनाए थे जो आज भी रिलेवेंट है। आप देखिए, उन्होंने बोला कि भाई तुम काफिरों के यहाँ जाओ, उनको अगर वो ना माने समझाओ इस्लाम पे, अगर ना माने तो उनको फिर तुम जो है युद्ध करके उनको हराओ, और उनकी औरतें तुम्हारे लिए जो है
हलाल है। आप देखिए, कुछ भी हम अच्छे बन लें, ये बन लें, हम चरित्रवान हैं, मेरे चरित्रवान होने से कुछ नहीं होता, वो लड़की को चरित्रवान होना चाहिए। तो आज का समय ये है कि लड़कियों पे इन्फ्लुएंस है। आज की जनरेशन अपनी मम्मी का और पापा का पहलू, एग्जाम दिलाने तो उनको मम्मी पापा लेके जाते हैं, एनडीए का एग्जाम दिलाने, एनडीए में एंट्री कराने। आप सोचिए, एनडीए में जाने के एयरफोर्स एकेडमी, मिलिट्री एकेडमीज में उनके मम्मी छोड़ने आती हैं। यह स्थिति हो गई है। तो एकेडमी तो उनको तेल पानी करके सही कर देती है, लेकिन समाज नहीं कर पाता। तो ये इश्यूज हैं जो कि हमको एड्रेस करना जरूरी। इसमें इस्लाम को, मुसलमानों से द्वेष रखने का कोई मतलब नहीं है। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा, उसके बाद कुछ रैपिड फायर्स होंगे। एक पहचान मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर की ये भी है कि वो कल की सेना के संस्थापक भी हैं। तो सर, इस तरीके से आप मुझे बताइए कि कल की सेना है क्या और कॉन्सेप्ट क्या है, और कल की नाम ही क्यों आपने रखा? देखिए, बहुत नटशल में बताऊंगा कि समय का भी अभाव है जी। राम राज्य अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि राम राज्य इस युग का राज्य नहीं है। अगर कलयुग में कोई राम राज्य लाना चाहता है तो उसकी बेसिक फंडामेंटली रॉन्ग है जी। कलयुग भगवान कल्कि का, जो विष्णु के जो अवतार हैं, आखिरी अवतार हैं, उनका राज है। तो कल की सेना इसलिए है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम के आने से बहुत पहले वानर सेना बन चुकी थी, वैसे ही भगवान कल्कि के आने से बहुत पहले कल की सेना बनी है, जो कि सेटअप कर रही है समाज में योद्धा पैदा करना। क्योंकि जब कल की महाराज आएंगे तो योद्धा की जरूरत होगी, योद्धाओं की जरूरत। देखिए, भगवान तो अपनी एक उंगली हिला के भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करना होता तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण क्यों दूसरों से कराते? भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो भगवान कल की जब आएंगे तो उनके साथ एक विराट सेना रहेगी। वो सेना में लोगों को योद्धा बनाने का प्रक्रम हम आज से शुरू कर रहे हैं। उससे लाभ ये मिल रहा है कि समाज में हमें हर जगह योद्धा मिले। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, नाम सेना का बहुत लोग रख लेते हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेना के ही स्टाइल में बनी हुई है। आज़ाद हिंद फौज और भारतीय सेनाओं के स्टाइल में बनी है। हमारे पद भी डिस्ट्रिक्ट कमांडर, जोन कमांडर, इस तरह के जो एडजुटेंट जनरल, उस तरह के जो पद हैं वो भी वैसे ही हैं। हमारे लेवल हैं। अभी हमने काउंटर टेररिज्म कोर्स करवाया था दिल्ली में, हमारे सेंटर में काउंटर टेररिज्म कोर्स में हमने पूरे कमांडो कोर्सेज कराए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे ही इंटरनल एग्रेशन कोई होता है, यानी कि अगर अंदर कोई शांति भंग होती है बड़ी और एक्सटर्नल एग्रेशन भी हो जाता है मान लीजिए, तो हमारी फौज, सीआरपीएफ और जो पैरामिलिट्री है वो तो बाहर बिजी रहेगी। पुलिस भारत में 170 पुलिस वाले हैं 1 लाख नागरिकों में, जिसमें कि 40% वीआईपी ड्यूटी, अदर ड्यूटी में रहते हैं। यानी कि 1 लाख लोगों को बचाने के लिए बमुश्किल आपको 70-80 पुलिस वाले हैं। क्या वो बचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बचा सकते। 1,500 लोगों का हुजूम अगर आपके घर फूंकने के लिए, मोहल्ले फूंकने के लिए, बलात्कार करने के लिए आ रहा हो, आपको कौन बचाएगा? उस समय आपको अपने ही अंदर के योद्धा बचाएंगे। तो हम समाज में योद्धाओं की टीम खड़ी कर रहे हैं। हम युवाओं को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और इकोनॉमिक चारों तरह से मजबूत कर रहे हैं, और हम उनको रोजगार भी देते हैं। पहले उनको योद्धा बनने की ट्रेनिंग देते हैं, वो योद्धा बन जाते हैं, उनको रोजगार देते हैं। तो जैसे आपने अगर एक ड्राइवर रखा जो हमारा मेंबर है, योद्धा है, तो अब आपको एक ड्राइवर ही नहीं मिला, आपको अपने साथ एक बॉडीगार्ड भी मिल गया, एक योद्धा भी मिल गया। एक हमारे दिल्ली के हैं मेंबर जिनके 40 वर्कर्स को हमने ट्रेन किया। अब उनके पास 40 योद्धा हर समय हैं जो लड़ सकते हैं, जो इतने केपेबल हैं कि एक साथ, जिन्होंने कमांडो टाइप की ट्रेनिंग ली हुई है। तो अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है, उनके प्रतिष्ठान में कोई हमला होता है, तो 40 लोग तो उस पुलिस की फोर्स से ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब 4-5 की फोर्स से। तो समाज में जब हमको योद्धा दिखेंगे, तभी हमारा जो है, जो हमारे जो संप्रभुता जो भारत की है और जो हमारे नागरिकों की सुरक्षा है, वो बच पाएगी। तो इसके लिए हुआ, इसके गठन में रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, रिटायर्ड जजेस, सभी ने मिलकर कोर ग्रुप तैयार करके फिर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एंड में मैं कुछ आपसे 4-5 रैपिड फायर के क्वेश्चंस पूछूंगा। आपने धुरंधर देखी है? जी, दोनों पार्ट्स। बिल्कुल। कैसी लगी? मूवी का क्राफ्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्राफ्ट है, बनाई बहुत अच्छी है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा मूवी है टोटल। तो असल जिंदगी में ऐसे नहीं होता है। जी, कई सारे लोग उसको यही कहते हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है, कई सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया। तो आपने कहा कि प्रोपेगेंडा मूवी आपको लगी? मूवी पसंद की मैंने, मूवी बहुत अच्छी है, क्राफ्ट बहुत अच्छा है, एज ए फिल्म मेकिंग, एज ए एंटरटेनमेंट नंबर 1 है। लेकिन अगर उससे कोई इतिहास सीखने लगे, उससे कोई अगर ये लेसन लेने पड़े कि भारत ने क्या किया, कैसे किया, तो वो सही नहीं है। वो कई चीजें उन्होंने
बहुत ज़्यादा मसाला लगा करके जोड़ी है। अच्छा, उसमें दिखाया गया था अननोन गनमैन का कॉन्सेप्ट, और हमने हाल ही में देखा कि कई सारे पाकिस्तानी आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो इसमें क्या इंडियन फोर्सेस का हाथ रहता है या ये कुछ और है, या आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे? नहीं, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर दूंगा जी। लोग तो कहते हैं मेरा भी हाथ रहता है। मेरे ऊपर लाहौर में FIR भी हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि मैंने मरवाया वहाँ लोगों को। देखिए इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, छोटा सा बताऊंगा मैं आपको। इंटेलिजेंस जो करती है वो ऑफिसर बेस्ड होती है। जो ऑफिसर जिसके अंडर में चीज़ें हैं, एसेट्स हैं, ये वो काम करता रहता है, इर्रिस्पेक्टिव सरकार कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि बॉस को भी नहीं पता होता, जैसे मेरा बॉस है इमीडिएट, कई बार ऐसा होगा मेरे बॉस को भी वो चीज़ें नहीं पता होंगी जो मैं करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। और अननोन गनमैन बहुत एजेंसीज हैं जो करवा रही हैं, ठीक है। इसमें मतलब जो आपने बोला मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, इसमें रॉ तो है ही होगी ही, और इसमें पुलिस के भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो स्टेट पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो भी अपने एसेट्स बनाते हैं। नारकोटिक्स के ऑफिसर्स हैं, वो अपने एसेट बनाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस कम्युनिटी हमारी ऐसी काम करती है कि हम पैरेलली काम कर रहे होंगे, लेकिन हम इसको नहीं पता होगा मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता होगा वो उस पे काम कर रहा है। किल कोई ले जाए। हमने तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि लेके दे दिया है दूसरे को क्रेडिट कि तुम ले जाओ क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप समझिए मेरी बात है। तो ये चलता रहेगा। और वही देशभक्त अफसर है जिनको मैं सल्यूट करता हूँ, जिनको, जो मेरे जैसे, जिनको पैसे की चाह नहीं है और हैं ऐसे। इस देश का सौभाग्य ये है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स, बहुत सारे सिविल स्ट्रीम के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, इतने हद दर्जे के देशभक्त और ईमानदार हैं जो इसको करते रहते हैं विदाउट एनी क्रेडिट। विदाउट एनी क्रेडिट भी नहीं, विदाउट एनीबडी टेलिंग देम। ठीक है, अब आज मैं रिटायर होके बैठा हूं, मैं भी कुत्ता घुमा सकता हूं, शाम को गोल्फ खेल के बैठ सकता हूं। अगर मैं मान लीजिए मैं क्रॉस कुछ करवा रहा हूं या मैं देश के अंदर कुछ कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं? सिर्फ अपनी राजभक्त की भावना से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते रहते हैं। तो ये होता रहेगा। बस ये आप प्रे कीजिए कि जो लोग ये कर रहे हैं उनको सफलता मिलती रहे। ऑल ग्लोरी और सारी प्रेयर्स उनके साथ हैं। लास्ट में हम वाइंड अप करेंगे, सेल्फ डिफेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और सेल्फ डिफेंस को आप प्रमोट भी करते हैं। इसी के साथ साथ आपने जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया, आज वो चल भी रहा है बड़ी सफलता के साथ। आप एक पुस्तक भी लेकर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि सेल्फ डिफेंस की इंपॉर्टेंस आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, समय बहुत हो गया, मैं जल्दी बताऊंगा। पहली बात तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन मैंने नहीं किया, भारत सरकार ने किया। मैं तो उसमें बहुत छोटा सा एक हिस्सा हूँ। देखिए, शिक्षा का पुनर्जागरण की मांग आपको पता है 2014 से बीजेपी का कोर वोटर मांग रहा था। तो स्वामी रामदेव जी भी भारत स्वाभिमान मंच चलाते हैं और भारतीयता की बात करते हैं, और इसीलिए उन्होंने विदेशी कंपनियों से लोहा लिया, आयुर्वेद योग किया। तो स्वामी जी ने कन्विंस किया, मोदी जी से बात की और कन्विंस किया प्रधानमंत्री को कि नहीं, हमको शिक्षा में सुधार करना है। तो उसके तहत ये भारत सरकार ने, मोदी जी ने ये बोर्ड बनाया। मोदी जी को भी इसका क्रेडिट जाता है। स्वामी जी की बात को उन्होंने माना और भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बोर्ड है, एट पार विद CBSE। जैसे सेंट्रल बोर्ड CBSE, वैसे ही सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड ये भी है। फिर इसका संचालन करने के लिए चेयरमैन के रूप में भारत के ऋषि हैं, प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि वो मीडिया में नहीं आना चाहते, और उनका नाम है डॉक्टर NP सिंह। कभी आपसे पॉडकास्ट भी कराऊंगा उनका। वो इसके चेयरमैन बने और उन्होंने इसको एक अपने तपस्या से इसको पूरा मेहनत के साथ 2-2.5 हजार लोगों के साथ इसको पूरा इसका गठन किया, करिकुलम किया। वो चेयरमैन आज भी हैं। और वहीं पर फिर ये एक नया सेल्फ डिफेंस साइंस जो है हमारा सब्जेक्ट लॉन्च हुआ, आचार्य बालकृष्ण जी ने लॉन्च किया, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र की गुरुकुलीय परंपरा का डिमांड हो रही थी और कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की डिमांड हो रही थी। तो माननीय राजनाथ सिंह जी से जब मेरी बात हुई, वो भी ये चाहते थे कि ये हो, कैसे हो ये नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर हमने जो है, हमारी टीम ने पूरा एक इसको करिकुलम बना दिया, यानी कक्षा 1 से 12 तक एक सब्जेक्ट बन गया सेल्फ डिफेंस साइंस, जिसमें कि बच्चों को
न सिर्फ आत्मरक्षा के बल्कि राष्ट्र रक्षा के कोई गुण सिखाए जाते हैं, जिसमें कि सिविल सर्विसेज, यूपीएससी का, इंटरनल सिक्योरिटी का भी पोर्शन है, जिसमें कि बच्चों को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाया जाता है, जिसमें कि डाइटिंग से लेके योगा से लेके सारा उसको फुल लीडरशिप पैकेज बनाया जाता है। यानी कि किसी भी फील्ड में जाए वो, तो उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स हों कि वो एक विनर की तरह, एक योद्धा की तरह आगे आए। और अब जो है पूरे वर्ल्ड में अब इसकी चर्चा हो रही है। अभी रेडियो ऑस्ट्रेलिया से मेरा इंटरव्यू हुआ था इसमें, तो मुझे फिर फ़ोन आया कि 20 मिलियन व्यूज़ उसके लोगों ने दिए और बहुत पसंद किया। तो ये तरीका है कि हम भारत के घर घर में शस्त्र शास्त्र की गुरुकुलीय परंपरा और कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग को पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ पुष्कल द्विवेदी जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई जो भी किरदार करते हैं शानदार तरीके से करते हैं और लगातार समाज सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, लगातार उसमें खुद को झोंके हुए हैं और संदेश भी देते हैं कि भाई खुद के लिए जो जीता है वो तो इंसान है, एक मांस का लोथड़ा है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही देवदूत कहलाया जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपके लिए, और आप इस बार आए, आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी। इजाज़त दीजिए हम लोग को, देखते रहिए भारत बस लाइव। नमस्कार।